everyone, a very warm welcome to UCN Hello Doctor and I'm Meenakshi, your host for the show. हेलो डॉक्टर में आज हम लोग आए हैं स्वास्थ्यम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आज हमारे साथ हैं वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर रोहित गुप्ता। डॉक्टर रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैस्कुलर डिजीजेस पर। वैस्कुलर डिजीजेस एग्जैक्टली होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसे डायग्नोस किस तरह किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार है, इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर रोहित से। डॉक्टर रोहित, फिर से एक बार आपका स्वागत है। वैस्कुलर डिजीजेस की जब बात करते हैं, एग्जैक्टली प्लीज डिफाइन द टर्म। वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर रिलेटिवली नई स्पेशलिटी है हमारे इंडिया में। बहुत वैस्कुलर सर्जन्स हैं नहीं, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी लोगों की उतनी ज़्यादा नहीं है। मैं उसको लेमैन की लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हम जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट के अलावा जो भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, आई एम ट्रीटिंग दोज थिंग्स। एंड वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर दो टर्म आती हैं। तो वैस्कुलर सर्जन, एज वैस्कुलर सर्जन आई एम ट्रीटिंग दिस ओपन बाय ओपन मेथड, बाय ऑपरेटिंग इट, एंड एट द सेम टाइम हम इसका एंडोवैस्कुलर मतलब जो एंजियोप्लास्टी जो हम बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव, वो भी करते हैं। तो ये इसका टर्म है। अगर मैं कॉमन वैस्कुलर डिजीज़ेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमें देखने मिलता है फीमेल्स में वेरिकोज वेन काफ़ी कॉमन है। खासकर प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी फीमेल पेशेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी डायलेटेड वेन्स दिखती हैं पैर में सूजन रहती है, या उनका जनरली ये रहता है कि शाम तक पैर भारी हो जाते हैं, पैर सूज जाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो अभी हम पोस्ट प्रेगनेंसी या इवन जो जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है जिसका, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पीपल या टीचर्स या और किसी उसमें जिनका भी लॉन्ग स्टैंडिंग, उनको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हमको काफ़ी पेशेंट्स ऐसे दिखने को मिलते हैं और हमारे पास पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। अगर यही चीज़ उनको कोई पहले समझ जाए और पहले मालूम चल जाए तो इसका इलाज भी बहुत शर्तिया है और उससे उनको प्रॉब्लम भी बहुत कम होगी। फिर तो यही कहेंगे ना डॉक्टर कि मेडिकल फील्ड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आती, डॉक्टर्स इतने टेंशन में नहीं आते अगर पेशेंट बहुत जल्दी आपके पास आते हैं। एग्जैक्टली तो पूरा इस सब चीज़ का यही कारण है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। वो सभी पेशेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी को हम लेट ट्रीट करें तो उसकी जड़ें उतनी फैल जाती हैं और उनको ट्रीट करना उतना मुश्किल होता है। तो बहुत सैड है ये कहने के लिए डॉक्टर, कहीं ना कहीं मैं हमेशा जब मैं हेलो डॉक्टर सेक्शन करती हूँ तो मैं हमेशा अपने दर्शकों को ये कहती हूँ कि यस बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ भी चुकी है, बट आजकल ना हम अपने डॉक्टर बने फिरते हैं। मतलब अगर हमें कुछ भी छोटी सी चीज़ होती है, वी जस्ट गूगल इट, वी जस्ट गो जस्ट टैप ऑन द फोन या फिर कंप्यूटर और फिर हम लोग जानकारी लेके हम लोग पहले खुद कोशिश करते हैं एंड देन वी गो टू डॉक्टर एंड दिस क्रिएट्स अ मेस। एग्जैक्टली तो वो बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ इवन डेंजरस। वो चीज़ हो जाती है कि कई बार एक ही बीमारी के लक्षण अलग अलग, जैसे मैं दूसरी बीमारी पे आता हूँ, पैर दर्द करना बहुत ही कॉमन चीज़ है कि पैर दर्द करते हैं। पैर दर्द करना नॉर्मल, अब पैर हमारा मांसपेशियों से बना है, हड्डियों से बना है ना, सभी नसों से बना है। तो किसी भी चीज़ की दिक्कत हो सकती है पैर दर्द के कारण। हम अगर गूगल में सिर्फ पैर दर्द सर्च करेंगे तो वो एक कारण हमें बता देगा और हम हमारा दिमाग उसी लाइन में चलने लग जाएगा, हम उस तरह के डॉक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक किसी भी आप स्पेशलिस्ट के पास, जैसे मैं बताता हूँ खून की नसें, अगर आर्टरीज़ आपके पैरों की खून की नसें आर्टरीज़ बंद हुई तो उसमें बहुत टिपिकल तरह का एक पेन आता है जिसे हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। क्लॉडिकेशन का मतलब है कि अगर कोई आदमी चल रहा है, मान लो उसने 100 मीटर चला, 100 मीटर या 200 मीटर, 200 मीटर चलने के बाद उसके पैरों में दर्द आएगा, ऐसा कैची क्रैम्पी पेन आएगा, जिसके कारण उसको हो सकता है रुकना पड़े या रेस्ट करना पड़े। उसके बाद 5 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद फिर वो चल सकता है, फिर वो उतना ही चलेगा 100-200 मीटर, उसको अगेन फिर से क्रैम्पी पेन आ जाएगा, फिर उसे बैठना पड़ेगा। तो ये जो टिपिकल पेन है दैट इज़ कॉल्ड क्लॉडिकेशन। तो अगर इस तरह का दर्द आ रहा है तो हमें समझना है कि हाँ, हमें खून की नस, हाँ एग्जैक्टली, आर्टरीज कहीं बंद हो रही हैं। व्हाट आर द कॉमन वैस्कुलर डिजीजेस पर अगर फोकस करें? कॉमन वैस्कुलर डिजीज में जैसे मैंने बताया वेरिकोज वेन,
डीवीटी का प्रॉब्लम है जिसमें खून की नसें बंद हो जाती हैं, गैंग्रीन है जो कि उंगलियों का या कालापन पड़ना, नॉन हीलिंग अल्सर्स बोलते हैं जो कि बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में एंड इवन वेरिकोज वेन्स में भी हमको देखने मिलता है। वो घाव जो कि 1 महीने से में नहीं भरे, नॉर्मली कोई भी घाव रहेगा तो वो 1 महीने में भर जाना चाहिए। अगर 1 महीने में नहीं भर रहा है तो हमें किसी भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। तो ये कुछ कॉमन वैस्कुलर डिजीज़ हैं। हालांकि एन्यूरिज्म डिजीज़ भी रहती हैं, कैरोटिड मतलब जो ब्रेन में सप्लाई करती है वो ब्लड वेसल्स बंद हों तो कैरोटिड डिजीज़ रहेगी। अगर किडनी की आर्टरीज बंद हो जा रही हैं तो किडनी का इश्केमिया होता है, रीनल फेलियर होता है, तो ये होगा। अगर इंटेस्टीन की आर्टरीज बंद हो जाती हैं आंतों की तो उसमें खाना ठीक से पचेगा नहीं, आपको कमज़ोरी आने लगती है, वेट लॉस होता है। तो क्योंकि खून की नसें बेसिकली खाना ले जा रही हैं सभी जगह पूरे शरीर, तो अगर कहीं की भी खून की नस सिकुड़ती है या बंद होती है तो उसका वैसा सिम्टम आएगा। अगर हाथ की नस बंद होगी तो हाथ में दर्द आएगा, ब्रेन की नसें अगर कहीं सिकुड़न आ रही हैं तो हमको स्ट्रोक या TIAs जो बोलते हैं वो होगा। तो इसलिए हमारी उसमें काफ़ी सारी डिजीज़ेज आती हैं, लेकिन सबको अलार्मिंग साइंस समझना है कि कब पहुंचना है। डॉक्टर अगर हम कंपेयर करें इंडिया एंड अब्रॉड को, जैसे आपने कहा कि हमारे इंडिया में ये ज़्यादा नहीं है और अभी अभी इन्वेंट कह सकते हैं, अभी भी आई है, बट एज कंपेयर किया जाए तो क्या प्रोपोर्शन देखेंगे हम अगर रेशियो की बात की जाए तो? अगर मैं यूरोपियन एंड US की बात करूँ तो ये स्पेशलिटी वहाँ काफ़ी पहले से है, इसलिए अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो US में 60s से हैं ये ब्रांच एंड सेम 65 से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं। तो तब से वहाँ अवेयरनेस है कि देयर शुड बी अ डेडिकेटेड वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हु कैन डील विथ ऑल दिस डिजीजेस। तो इंडिया में उस मामले में हम पीछे हैं, बट एट द सेम टाइम कॉन्ट्रास्ट ये है कि इंडिया इज़ डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड एंड डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि सभी नसें धीरे 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 चोकअप होती हैं। जितने साल डायबिटीज़ के भरेंगे उतना चोकअप होगा। तो हमारे यहाँ दिस इज़ मोर रिलेवेंट। स्पेशली क्या होता है डायबिटिक पेशेंट्स की, अगर मैं अब बात कर रहा हूँ तो मैं बात पूरी करता हूँ। डायबिटिक्स पेशेंट्स में पैरों में सुन्नपन आ जाता है। अगर हम पैरों में सुन्नपन आना, जब हम इन पेशेंट्स को देखते हैं तो हमको समझ में आता है पेन मालूम चलना एक वरदान है। क्योंकि आपने अगर चलते हुए किसी भी पत्थर पे पैर रखा, आपको पत्थर चुभेगा, आपको मालूम चलेगा कुछ चीज़ है जो मुझे पैर ख़राब कर रही है, आप पैर हटा लेंगे। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट्स के पैर के नीचे पत्थर आता है उसको मालूम नहीं चलेगा, उसका पैर सुन्न है, तो वो वैसा ही खड़ा रहेगा और धीरे से वो पैर में घाव हो जाएगा, जो कि घाव भरेगा नहीं और बढ़ता जाएगा, विच कैन लीड टू एम्पुटेशन ऑफ दैट। तो डायबिटीज़ में न्यूरोइश्केमिक, अगर हम कारण पे जाएं तो उसमें न्यूरोइश्केमिक मतलब उसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, उसमें ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दोनों का ही खराबी आती है जिसके कारण कि ये घाव होते हैं जो कि भरते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ अगर बात की जाए स्वास्थ्य में तो वी हैव अ डेडिकेटेड डायबिटिक फुट सेंटर विच लुक्स आफ्टर बोथ नॉन इन्वेजिव वैस्कुलर लैब है, जिसमें कि हमें बिना कोई चीर फाड़ के मालूम चल जाता है कि खून क्या नसों का क्या स्टेटस है। एट द सेम टाइम बायोस्थीजियोमीटर की पैर का सुन्नपन कैसा है, और उसके साथ प्लेंटर प्रेशर मॉनिटरिंग बोलते हैं हम कि पैरों में प्रेशर किस तरीके का आ रहा है, और गेट एनालिसिस वगैरह भी है जो आपकी चाल कैसी, आपकी चाल तो ख़राब नहीं है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम है। तो ये सभी जांचें अंडर वन रूफ हो जाती हैं। बिफोर कमिंग टू द सिम्टम्स डॉक्टर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि एज लिमिट, क्योंकि पहले एक सिनेरियो था वेयर हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें मेडिकल इश्यूज ज़्यादा होते थे, बट नाउ एवरीथिंग हैज़ एक्चुअली चेंज्ड, बहुत उल्टा हो चुका है। नाउ द यंगस्टर्स आर एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनको मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं। एंड जब हम वैस्कुलर की बात करते हैं तो आजकल तो टीनेजर्स भी हैं वो वैस्कुलर के ये प्रॉब्लम्स लेकर खड़े हो जाते हैं। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? एग्जैक्टली मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके लिए 2-3 चीज़ें बोलूँगा। पहले तो
अभी कोविड सिनेरियो है, यस, कोविड में हमने काफ़ी मरीज़ देखे जिनको क्लॉटिंग हुई, करेक्ट, स्पेशली यंग भी थे, ओल्ड एज भी थे। क्योंकि कोविड में जो खून की नसों की अंदर की परत है जिसे हम इंटिमा बोलते हैं, वो डैमेज हो रही थी, जिसके कारण क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा थी। ओके, ठीक है, तो एक तो वो कारण है अभी के टाइम में। उसके अलावा हम लाइफस्टाइल की बात करें तो यंगस्टर्स अभी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और टोबैको पे आ गए हैं, आई एग्री, और स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो दिस ऑल लीड्स टू वैस्कुलर डिजीजेस। हम जो सोचते थे पहले, जैसे जिस तरीके का हार्ट अटैक होता है, हार्ट की नसें बंद हो जाना, उसी तरीके का लेग अटैक होता है, लेग की आर्टरीज बंद हो जाना। ओके, तो यह इन दैट केस कोई भी आर्टरी बंद हुई तो दैट कॉजेज सिम्टम। यस, यस, तो अगर हम स्मोकिंग या टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसमें भी जो खून की नसों के अंदर की लेयर है वो ख़राब होती है। ओके, इसलिए स्मोकिंग इज़ टू बैड। मतलब अगर किसी को कोई एक चीज़ छोड़ना है तो टोबैको एंड स्मोकिंग शुड बी लेफ्ट आउट दिस फर्स्ट। इज वेरी मच इन नागपुर। अगर विदर्भ की बात करें तो इट्स वेरी मच एग्जैक्टली, इंडिया का हेड एंड नेक ऑन्को का सबसे ज़्यादा केसेस नागपुर में हैं। सो दैट्स द रीज़न टोबैको च्यूइंग, एंड सेम इज़ द केस विथ वैस्कुलर डिजीजेस। तो अगर कोई एक चीज़ में इस इंटरव्यू से कोई लेना चाहता है तो प्लीज़ टोबैको एंड स्मोकिंग छोड़ दें। सेकेंड सैड फैक्ट, और हमें बार बार ये कहना हो रहा है कि इतना पता होने के बावजूद हम उसी जगह वापस जाते हैं, और इतना अवेयरनेस होने के बावजूद, वेल लेट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। हम बात Yeah. करेंगे कि वैस्कुलर डिजीजेस की डॉक्टर, तो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स अगर हम फोकस करें? कॉमन सिम्टम्स में अगेन मैं आता हूँ कि अगर आर्टरी ब्लॉकेज का रहा तो मैंने बताया था क्लॉडिकेशन वाला सिम्टम आएगा, दैट्स द मेन थिंग। इन पेशेंट्स को और ये हो सकता है कि एक अल्सर है उस जगह पे जो भर नहीं रहा है, ओके, तो क्योंकि किसी भी घाव को भरने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। करेक्ट, अगर ब्लड सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो लोग एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते रहते हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है हमारे यहाँ कि ड्रेसिंग करने से और एंटीबायोटिक से घाव भर जाता है, बट दिस इज़ नॉट रियल। आपको कोई भी घाव नहीं भर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है, ओके, हमको वो वजह फाइंड आउट करनी है। तो कई जगह आजकल मैं देखता हूँ बिना कुछ जाने लोग स्किन ग्राफ्टिंग भी हो जाती है, और कुछ फिर वो फेलियर के साथ आते रहते हैं। तो हमें समझना है किस कारण से घाव नहीं भर रहा है। देयर शुड बी अ प्रॉपर वैस्कुलर असेसमेंट फॉर एवरी अल्सर, अब क्यों नहीं भर रहा है। तो ये है, कभी भी लोगों को ये हो सकता है कि अनबियरेबल पेन हो सकता है, स्पेशली नाइट टाइम में जब सोने के लिए पैर ऊंचा करते हैं उस टाइम में लोगों को पेन हो सकता है। तो वो पेन भी लोगों के दिमाग में शंका पैदा करना चाहिए कि ये पेन हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि खून की नस मेरी बंद हो गई है और इस कारण से ये पेन आ रहा है। तो पेन, अल्सर एंड गैंग्रीन, ये 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो आर्टरी के लिए रहते हैं। अगर आर्टरी की आपको प्रॉब्लम है तो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, वीनस डिजीज़ेस के बारे में बात करें तो चाहे वो वेरिकोज वेन हो चाहे डीवीटी हो, ओके, दोनों में पैरों की स्वेलिंग होगी। ओके, वेरिकोज वेन यूजुअली दोनों पैरों में आता है, अच्छा, वेयरएज डीवीटी कॉमनली एक पैर में होता है। तो अगर एक पैर की सूजन है और वो काफ़ी ज़्यादा सूज गया है तो सस्पेक्ट करना चाहिए कि हो सकता है वेन्स में क्लॉटिंग हो रही हो। तो तुरंत उस केस में हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि 1/3 ऑफ केसेस जिनमें डीवीटी हो रहा है उसमें चांस रहता है कि उसमें ब्लड का कुछ थक्का उड़ के लंग्स में जा सकता है, विच कैन बी डेंजरस टू लाइफ इवन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और स्पेशली ये कोविड एरा में वी हैड सीन मैनी पेशेंट्स जो कि क्लॉटिंग के कारण पैर की सूजन लेके आते हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। ओके, कमिंग बैक टू, अगर हम लोग आगे डायग्नोस की बात करें तो किस तरह का डायग्नोस होता है? अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, अगर इसमें से कोई भी कॉमन वैस्कुलर डिसीज में अगर डिटेक्ट होती है तो व्हाट्स द प्रोसीजर डायग्नोस? अगर कोई भी मरीज़ हमारे पास इन सिम्टम्स को लेके आ रहा है तो हमारे पास आजकल आर्टेरियल डिजीज़ेस की बात करूं मैं
तो नॉन इन्वेजिव वैस्कुलर लैब है जिसमें हमें ऐसे ही असेस हो जाता है। ABI है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, TCPO2 है टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन कि लिम्फ्स में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। तो ये दोनों देखने के बाद हम आर्टेरियल डॉपलर करते हैं जिसमें हमें मालूम चल जाता है कि ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो कैसा है, कहीं ऊपर ऑक्लूजन तो नहीं है। बट ये फिर भी हमें कई बार एक एडिशनल इन्वेस्टिगेशन इन फॉर्म ऑफ अगर CT एंजियोग्राफी या हम कन्वेंशनल एंजियो करते हैं जो कि हम कैथ लैब में करते हैं। सीधा मरीज़ की नसों में जाते हैं, वहाँ दवाई डाल के देखते हैं कि कहाँ की नस बंद है एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ओके, एंड ट्रीटमेंट की तरफ अगर बढ़े तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट प्रोसीजर? और ट्रीटमेंट में as a vascular and endovascular surgeon we offer all type of treatments, whether it is minimally invasive in form of angioplasty जिसमें हम सिर्फ सुई के छेद से जाते हैं, वायर से क्रॉस करते हैं, बलूनिंग एंड स्टेंटिंग करके उन नसों को खोलते हैं। दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट होता है बाईपास सर्जरी विच इज़ एन ओपन टाइप ऑफ सर्जरी जिसमें हम जो ऑक्लूडेड सेगमेंट है आर्टरी का उसको बाईपास करते हैं अपनी खुद की नस या आर्टिफिशियल नस लेके। तीसरे तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें हम आधा ओपन एंड आधा एंडोवैस्कुलरली करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ही मरीज़ में पेट के अंदर की नस भी बंद है और पैर की नस भी बंद है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आइदर दोनों की ही एंजियोप्लास्टी या दोनों का ही बाईपास हो। इन दैट केस हम जो बड़ा सेगमेंट जैसे पेट ना खोलना पड़े इसलिए हम अंदर की एंजियोप्लास्टी कर देते हैं एंड पैर का हम बाईपास कर सकते हैं। तो इस तरीके तो वी एज अ वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन वी ऑफर ऑल 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट टू आवर पेशेंट्स। अगर हम वीनस डिजीज़ेस की बात करें तो हम कंजर्वेटिव मतलब फ्रॉम इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स से ट्रीट कर सकते हैं। हम DVT थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं जो कि एंडोवैस्कुलर अगेन नीडल होल सर्जरी है। वेरिकोज वेन में एंडोवीनस अब्लेशन करते हैं। स्पेशली मैं वीनस डिजीज़ेस के बारे में बोलना चाहूँगा कि वेरिकोज वेन के जो पेशेंट्स हैं बहुत कॉमन डिजीज़ हैं और उसके लिए मैं मरीज़ों को बोलूँगा कि बिल्कुल भी ना घबराएं। इसका बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। आज के दिन सिर्फ 1 दिन के लिए भर्ती लगते हैं, उसी दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट एंड इट्स अ ट्रिमेंडस ट्रीटमेंट। कोई भी परेशानी नहीं होती, उसका असर बहुत अच्छा है। What specialties we have in स्वास्थ्य? We have all the specialties and all the facilities available required for any cardiovascular disease to be treated. तो स्वास्थ्यम इसी हिसाब से बना है। मैं एंड मेरे जो कलीग हैं डॉक्टर पंकज हरकुट, ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट। हमने यही विजन लेके कि इट शुड बी अ टर्शरी केयर हेल्थ सेंटर स्पेशली व्हेन कमिंग टू कार्डियो एंड वैस्कुलर डिजीज। यहाँ हार्ट का एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन सर्जरी, बाईपास, मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरीज। कमिंग टू आर्टेरियल मैंने बताया जैसे हम एंजियोग्राफी, पेरिफेरल एंजियोग्राफी, पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, बाईपासेस, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन की आर्टरी रहती है उसका भी ट्रीटमेंट वेदर इट इज़ एंजियोप्लास्टी और बाईपास। हमारे यहाँ एक स्पेशलिटी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कैथ लैब हमने बनाई है इट इज़ हाइब्रिड टाइप ऑफ कैथ लैब जिसमें हम ओपन सर्जरीज भी प्लान कर सकते हैं अलॉन्ग विथ एंजियोप्लास्टी। तो जो मैंने आपको हाइब्रिड ट्रीटमेंट बताया था वो हम कैथ लैब में ही करते हैं विच कैन बी डन हाफ ओपन एंड हाफ इन बाय एंजियोप्लास्टी। डॉक्टर जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करते हैं विच एक्चुअली लीड्स टू सम सिवियर इश्यूज। तो ऐसा भी अगर वैस्कुलर के बारे में बात करें तो आर देयर एनी थिंग्स ऐसे जिस पे फोकस करना जरूरी है? अगर हम इसे अवॉइड करें तो इट कैन लीड टू वेरी सीरियस कंडीशंस। नेग्लिजेंस, अगर नेग्लिजेंट एटीट्यूड है, एक सीधी सी बात है कि कोई भी बीमारी हो उसका बॉडी सिम्टम्स देती हैं। यू मस्ट बी नोइंग कि क्या सिम्टम्स हैं एंड यू मस्ट रिकॉग्नाइज इट। अगर हमारे दिमाग को मालूम है कि ये खतरे की घंटी है तो वो पहले ही अलर्ट हो जाता है कि नहीं। तो हमको इस इंटरव्यू का पर्पस ही ये है कि हमारे जो सभी कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको ये मालूम चले कि
ये अलार्मिंग, अगर वैस्कुलर डिजीज़ हैं तो जैसे हार्ट के लिए लोगों को मालूम है कि हाँ, हार्ट में चलते समय अगर लेफ़्ट साइड में दर्द हुआ तो पहले उनको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। वैसे ही अगर चलते समय पैरों में दर्द हो रहा है या दिन के आखिरी में आपको पैरों में दर्द हो रहा है, हाँ रेगुलर हो रहा है, क्लॉडिकेशन टाइप ऑफ प्लेन है, एग्जैक्टली, नॉन हीलिंग अल्सर है, डायबिटीज़ के कारण कुछ प्रॉब्लम, तो ये सब में आपको पहले कम से कम एक बार आप जाके ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आर्टरी बंद हुई है, तुरंत बंद होती है, तो सिर्फ 6 घंटे गोल्डन आवर्स के रहते हैं विद इन विच यू हैव टू रिसीव ट्रीटमेंट, नहीं तो देयर विल बी लिम्ब लॉस। Yes, तो once a checkup won't harm anything। मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर चेकअप अगर आपको ऐसे कुछ अलार्मिंग दिखते हैं तो आपको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी। मैं हमेशा कहती हूँ आप दर्शकों से कि कुछ भी ऐसे सिम्टम्स को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिसलीड हो जाएगा। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर थोड़े भी सिम्टम दिखते हैं, आपको ऐसा फील भी होता है, तो यू कैन जस्ट अप्रोच अ डॉक्टर। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई डिजीज़ या कोई बीमारी ही डिटेक्ट हो, इट डजंट मीन दैट। डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं। इवन आपके पास भी से कई पेशेंट्स आते हैं रेगुलरली जो कि एक दिमाग में एक अलग से मिथ लेकर चलते हैं, तो ऐसे कुछ कॉमन मिथ हैं जो दूर करने बहुत ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली, कॉमन मिथ और स्पेशली वैस्कुलर को लेके लिए तो बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि हमको कुछ भी नहीं है। अगर हम कई बार, जैसे मैं वेरिकोज की ही बात करें, काफ़ी बड़ी बड़ी डायलेटेड वेन्स दिखती हैं उनके पैरों में, लेकिन बोलते हैं नहीं मुझे तो तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ सिर्फ ऐसे, अगर हमें दिख भी रहा है वो नसें फट सकती हैं, तो किसी दिन हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो नसों के फटने का? नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं है, बाकी दिख तो रहा है, मतलब वंस यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट बट वो दिख तो रहा है। सेम विथ डायबिटिक फुट, मरीज़ को तकलीफ़ कैसे होगी? क्योंकि उसको पैर ही सुनना है, तो उसको तो तकलीफ़ ही नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हमें इसीलिए भगवान ने ब्रेन ऊपर इसीलिए दिया है कि वी शुड बी कॉन्शियसली थिंकिंग कि क्या तो हमें दिमाग से सोचना भी है कि ये ऐसी जो हमें दिख रही है, कुछ पैरों में अगर कालापन आ रहा है तो क्यों आ रहा है कालापन? दिस इज़ नॉट नॉर्मल। किसी हाँ, तो पैरों में कालापन आ गया, अपने आप घाव क्यों हो गया? ये घाव हुआ तो भर क्यों नहीं रहा? तो ये सब चीज़ें हमें दिमाग से सोचनी है, और दिमाग मतलब फिर किसको अप्रोच करना है ये सोचना चाहिए। आपके घर के आसपास जो भी डॉक्टर हो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, एटलीस्ट ही विल गाइड कि आपको किसकी ज़रूरत है। तो इसलिए एक बार डॉक्टर्स का ओपिनियन होना ज़रूरी है। एंड व्हेन इज सर्जरी इम्पोर्टेंट? मतलब कब ज़रूरत पड़ जाती है सर्जरी करने की? अगर हम 2 केसेस में बोलते हैं, एक अगर ऐसे सेगमेंट से आर्टरी बंद है या बहुत लंबा सेगमेंट अगर बंद है, इन दैट केस एंजियोप्लास्टी इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल। तो इन दैट केस हम बाईपास सर्जरी ऑफ़र करते हैं। तो हाँ, अगर छोटा सेगमेंट है तो हम उसको बोलते हैं कि वी कैन डू इट विथ एंजियोप्लास्टी ऑल्सो। ये दोनों चीज़ें कब ज़्यादा ज़रूरी है? जब अगर मान लो पेशेंट को ऑलरेडी गैंग्रीन हो गया है, 1 या 2 उंगलियों का गैंग्रीन हो गया है, और एंजियोग्राफी में मालूम चलता है कि 1 या 2 सेगमेंट बंद है, इन दैट केस दैट इज़ मस्ट। इवन अगर ऐसा पेन है, डिसेबलिंग पेन है कि वो आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, आपको भगवान ने हमारा शरीर इतना अच्छा बनाया है कि अगर प्रॉपर हमने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन की तो 100 इयर्स तक वी कैन वॉक फ्रीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है जब इस तरह की अगर आर्टरी में कुछ ब्लॉकेजेस आ गए, आपको चलते हुए दर्द हो रहा है, देन पेशेंट स्टार्ट फियरिंग कि चलने से मुझे दर्द हो रहा है तो चलना ही कम कर दो। नहीं, हो सकता है ये एज रिलेटेड कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो बस चलते नहीं हैं, अब तो ऊपर नीचे चढ़ना नहीं होता। बट इट्स मिथ कि ऐसा नहीं है, आपकी आर्टरीज का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा तब आपको ऐसा दर्द है। तो डोंट बी अफ्रेड, एक ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए एंड देन सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट। जाते जाते डॉक्टर, आई वुड आस्क कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हम हमेशा कहते हैं, तो ऐसे कौन से प्रिवेंशन हैं जो हमें, अगर दर्शक देख रहे हैं और वो प्रिवेंशन अगर लें तो हम वैस्कुलर डिजीज़ तक ना जा पाएँ? ये एक चीज़ जैसे मैंने बताई थी कि अगर दर्शकों को इससे एक चीज़ इस इंटरव्यू से लेना है तो वो है कि टोबैको एंड स्मोकिंग छोड़ना है। तो दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा
अलर्टनेस फॉर द सिम्टम्स, जो हमने बात की कॉमन सिम्टम्स की, इसके लिए अलर्टनेस होना चाहिए। एंड तीसरा, अगर स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उसमें उनको बहुत फ्रीक्वेंट एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार विज़िट करना चाहिए, सो दैट दे डोंट हैव एनी अल्सर और एनीथिंग विच कैन कॉज फ्यूचर ट्रबल्स। तो ये 2-3 मैसेजेस हैं जो मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा। एंड बिल्कुल भी ऐसा डरे नहीं कि वैस्कुलर सर्जन के पास जाना है तो कोई सर्जरी या वो, इफ़ नीडेड ही कैन गाइड यू कि आगे किस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित, आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आएगी। तो हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि डॉक्टर ने कहा कि टोबैको एंड स्मोकिंग यू शुड एक्चुअली, आपको तो इसको बंद करनी है, अगर आप करते भी हैं तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यू वांट टू लिव द लाइफस्टाइल जिए, लेकिन लाइफस्टाइल को इतना भी वो मत कर दीजिए कि आपको हेल्थ इश्यूज आगे जाके परेशान करें। आजकल के यंगस्टर्स बहुत सी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, दे वांट टू एक्चुअली एंजॉय द लाइफ, बट एंजॉय करने के साथ साथ आगे जाके अगर कॉन्सिक्वेंसेस आपको हैंडल करने पड़े तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ अच्छा ही नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग, आइदर दे कैन चूज आइदर ऑफ देम। और अगर ये करते हैं तो एटलीस्ट दे विल बी फिटर एंड दे विल नो व्हाट दे आर फेसिंग। तो बहुत जल्दी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है दे कैन कम। मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो अवेयर रहते हैं उस चीज़ के लिए कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो वो दे विल कंसल्ट अ डॉक्टर। दैट्स अ गुड थिंग। आई नो यू वांट टू अचीव योर गोल्स, आप अचीव करें लेकिन फ्लाइंग कलर्स के साथ, बिना किसी हेल्थ इश्यूज के। सो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मीनाक्षी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।